आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है। विद्युत रसायन की बात करें तो हम ये देखें, सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमको स्टडी क्या करना होता है। ठीक है। चैप्टर को बोला हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रो को हम ब्रेक करें तो ये ब्रेक होता है इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल। इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो अंत परिवर्तन होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, समझना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आती है, वो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। ठीक है। हमारे घरों तक जो सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। हमारे पास एक डिवाइस है मोबाइल, हमें इस मोबाइल के अंदर, आपको याद होगा, मोबाइल के अंदर एक बैटरी लगी होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं। मोबाइल में चार्ज को लगाने से होगा क्या, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो उस मोबाइल की बैटरी के अंदर एज ए केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। जब हमने बैटरी को चार्ज में लगा दिया, चलो जो बैटरी चार्ज होगी, फिर हमने मोबाइल को ऑपरेट किया। जैसे हम मोबाइल को ऑपरेट करेंगे तो उस बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है, उससे हमको वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होगी और फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होगी। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ना, इसका अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जब चार्जिंग होता है तो आपसे पूछा जाएगा चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में क्या होगा। तो वो ध्यान रखें, जब बैटरी का चार्जिंग का केस होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और बैटरी का जब डिस्चार्जिंग का केस होता है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। क्लियर है? देखो, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चाहे केमिकल में चेंज करो या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करो, इसको चेंज करने के लिए हमको एक मीडियम, मतलब एक कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। कोई तो सबस्टेंस होगा ना, जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, जैसे जब चार्जिंग में लगाया तो हमने चार्जर काम में लिया, तो जो चार्जर है वो एक तरह से चालक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर बात आती है चालक कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या करता है, वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करता है, चालक कहलाता है। ठीक है। अब चालक जो है ना, वो भी भैया दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धात्विक चालक, जिसको बोल दिया जाता है मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक, जिसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ध्यान रखना, चालक दो प्रकार के हैं, एक होता है धात्विक चालक और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक। चलिए जी, इनके बारे में जिक्र करते हैं। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने धात्विक चालक लिखा और राइट हैंड साइड के अंदर मैंने विद्युत अपघटनी चालक लिखा। इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है। देखो, कंपेयर करने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने एक धातु का तार लिया। ये धातु का जो तार है, ये एक धात्विक चालक की तरह काम करेगा। धातु का जो तार है वो धात्विक चालक की तरह काम करता है। और दूसरा हमने क्या बोला, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली एक विद्युत अपघट्य का विलीन काम में लेते हैं। विद्युत अपघट्य जैसे कोई अम्ल हो सकता है, कोई क्षार हो सकता है, या कोई लवण हो सकता है, इनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसे बोलते हैं, वह पदार्थ जो जल में घोलने पर आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको विद्युत अपघट्य बोला जाता है। जैसे NaCl को जल में घोलेंगे तो Na+Cl- देगा, तो NaCl एक विद्युत अपघट्य की तरह काम करते हैं। तो हमने क्या काम किया, देखो उधर, जैसे मैंने ले लिया गलित NaCl। गलित NaCl का मतलब पिघला हुआ NaCl, तो उसके अंदर Na+ आयन होगा, Cl- आयन होगा। हमने क्या किया, इसमें बैटरी लगा दी। तो जैसे बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने से होगा क्या, इसका जो इसमें Na+Cl- आयन है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड हुआ, ये बैटरी का नेगेटिव एंड हुआ। जैसे आप बैटरी लगाओगे तो जो धनात्मक आयन है वो किधर जाएगा, कैथोड की ओर। ये तो कैथोड है, ये कैथोड की ओर गया, कैथोड की ओर गया, और वहां जाके क्या हुआ, वो Na+ है, इसका अपचन हुआ, और अपचन होके इसमें सोडियम बना लिया, ये सोडियम बन गया। Cl- आयन कहाँ गया, Cl- आयन गया हमारा एनोड की ओर। ये एनोड है, एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड है, तो Cl- आयन एनोड पे गया और वहां जाके उसका ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण होके इसने क्लोरीन गैस बना ली, ये Cl2 गैस बना। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन -1 से कहाँ गया, 0 में, तो यहाँ हो गया ऑक्सीकरण। ये लीजिए, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ये हो गया ऑक्सीकरण, और इधर हो जाएगा अपचन। एक जगह ऑक्सीकरण हो गया और एक जगह अपचन हो गया, यानी रिडॉक्स हो गई। ठीक है जी, रिडॉक्स हो गई। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब देखो इसके अंदर हुआ क्या, यहाँ पर जो विद्युत धारा का चालन है, इसमें विद्युत धारा का चालन कैसे हुआ, इस गलित NaCl ने जो आयन दिया, आयन का मूवमेंट हुआ, इसलिए चालन हुआ। हम इसलिए ऐसा बोल सकते हैं, इसके अंदर जो गलित NaCl है, इसमें जो गलित NaCl है वो तो हमारे लिए विद्युत अपघटनी चालक की तरह काम करेगा।
और ये जो चालन है वो किसकी वजह से हुआ, तो बोलेंगे ये जो आयन था, आयन का मूवमेंट हुआ, इसकी वजह से चालन हुआ। और जो पूरी परिघटना है, ये जो पूरी परिघटना है, इसको बोल दिया जाए विद्युत अपघटनी चालन। और ये परिघटना जिस पात्र के अंदर होती है, पात्र का मतलब ये कंटेनर और ये जो इलेक्ट्रोड लगा के, बैटरी लगा के, इस डिवाइस को बोल दिया जाता है विद्युत अपघटनी सेल। तो समझना, ये जो गलित NaCl है, इस गलित NaCl को बोला हमने विद्युत अपघटनी चालक। चालक ये परिघटना जिस पात्र के अंदर हो रही है, पात्र का मतलब ये पात्र और दो इलेक्ट्रोड और बैटरी, इस डिवाइस को बोल दिया जाता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। और ये जो परिघटना है, जो करंट फ्लो का जो फिनोमिना हो रहा है, इस फिनोमिना को बोल दिया जाता है विद्युत अपघटनी चालन। ये होगा विद्युत अपघटनी चालक, यानी ये विद्युत अपघटनी, ये आपके पास में विद्युत अपघटनी चालक है। इधर हमने ये धात्विक चालक ले लिया। धात्विक चालक धातु का तार होता है। धातु चालक क्या होगा, एक धातु का तार होगा। ये हमने धातु का तार, ये जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही है, उसमें सब में क्या मेटलिक वायर ही तो है, तो ये एक तरह से धात्विक तार होता है। ठीक है, चलो जी इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे धात्विक तार, जैसे मान लो सोडियम का वायर है, ये सोडियम का वायर होगा, ये मान लो सोडियम का वायर है। तो सोडियम के वायर के अंदर होगा क्या, सोडियम धातु है तो उसके अंदर सोडियम के असंख्य परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। सोडियम की बात करें तो सोडियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये होता है 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। तो ये इसका भाइतम कोष का इलेक्ट्रॉन है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बनेगा Na++ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप जान सकते हैं सोडियम का जो परमाणु है, इसके भाइतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आपको ये बता देते हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको तो बोला हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे बोलते हैं कोई भी एलिमेंट है, कोई परमाणु है, उसमें से अगर भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए, तो उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचता है, उसको बोल दिया जाता है कर्नल। इसका मतलब ये जो Na+ है वो यहाँ पर कर्नल की तरह काम करेगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि जो धातु परमाणु है, धातु परमाणु बेसिकली एक कर्नल और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब हमने क्या बोला, जो सोडियम की धातु है, धातु जालक है, इसके अंदर तो बहुत सारे सोडियम के असंख्य परमाणु होंगे। तो असंख्य परमाणु होंगे तो असंख्य ही उसके अंदर कर्नल होंगे और असंख्य उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब एक सोडियम के क्रिस्टल जालक को समझे, तुमने बोला ये तो सोडियम, देखो लीजिए ये तो मैंने कर्नल बना दिए, ये तो बना दिया कर्नल। ये सब कर्नल बना दिए हमने। ये Na+ ये सब कर्नल है। ये लीजिए, ये तो इसके कर्नल बन गए। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये दूसरे कलर से दिखा देता है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए जी। अब धातु में क्या होता है, जो भाइतम कोष का इलेक्ट्रॉन है वो उसके कर्नल से अत्यधिक ढीला बंधा होता है। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके कर्नल से अत्यधिक ढीला बंधा हुआ है। तो होगा क्या, पास वाला जो कर्नल है उसका नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ये लीजिए, इसको अपनी ओर खींच लिया। अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है इसको दूसरा कर्नल अपनी ओर खींच लेगा। और ऐसे करके होगा क्या, जो पूरा क्रिस्टल जालक है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो धारा का चालन होगा। इसका मतलब यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बोल देंगे इसकी जो आयन है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करते चलते हैं, तो कंपेरिजन के पॉइंट लिखते चलते हैं। पहला देखो, इधर लिखा मैंने धात्विक चालक, इधर लिखा मैंने विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक के अंदर पहला पॉइंट लिखा आवेश वाहक। आवेश वाहक कौन है, तो बोला इधर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इधर बात करें आवेश वाहक कौन है, तो इधर मुक्त आयन होते हैं। तो ये पहला कंपेरिजन हो गया। दूसरा कंपेरिजन देखो और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आपने गलित NaCl लिया तो Na+ आयन चल के यहाँ गया, Cl- आयन यहाँ गया। इसका मतलब यहाँ पदार्थ खुद चल के जा रहा है। जबकि यहाँ पर जैसे वायर है तो वायर का थोड़ी मूवमेंट हो रहा है, तो वायर, इसका मतलब इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। तो अगला कंपैरिजन का पॉइंट क्या हुआ कि जो धात्विक चालक है इसमें कोई पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, जबकि विद्युत अपघटनी चालक के अंदर पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ये लीजिए दूसरा पॉइंट।
इसमें धातु चालक में लिखा पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, इधर लिखा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला कंपैरिजन हमने जैसे सोडियम का तार लिया, सोडियम का तार लेने के बाद में उसमें से जैसे विद्युत धारा का चालन होगा उसके बाद में सोडियम का सोडियम में रहेगा, मतलब कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, बस इतना सा होता है, तार हमारा गर्म हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन तो नहीं हुआ। इधर देखो हमने लिया क्या, हमने गलित NaCl लिया, धारा प्रवाह होने के बाद में एक जगह हमको सोडियम मिल गया और एक जगह हमको क्लोरीन मिल गया, मतलब रासायनिक उत्पाद बन गए, इसका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मैं समझ सकते हैं कि जो धातु चालक है उसमें धारा प्रवाहित होने के पश्चात कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो विद्युत अपघटनी चालक है इसके अंदर धारा प्रवाहित होने के बाद में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अगला पॉइंट ये लिखा हमने, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इधर लिखा हमने रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए जी अगला पॉइंट है, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, Na+ आयन इधर जाएगा, Cl- आयन इधर आएगा, विलेन के आयन तो है, आयन है तो आयनों के मध्य आकर्षण बल भी होगा, आकर्षण बल होगा तो जो आकर्षण बल है वो आयन को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाने के लिए रोकेगा, तो से यानी रोकने का मतलब एक तरह से प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ जो प्रतिरोध है उसका कारण है आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, उसके साथ साथ इसमें जो माध्यम काम में लेंगे उसकी विस्कोसिटी श्यानता, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा श्यानता होगी तो आयन का मूवमेंट कम होगा, आयन का मूवमेंट कम होगा तो यार इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो यहाँ जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का कारण क्या है, एक तो आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और एक माध्यम की विस्कोसिटी, माध्यम की श्यानता। इधर चले, अब इधर क्या होगा, ये जो कर्नल है ना, ये जो कर्नल है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव करते हैं, कर्नल का कोई मूवमेंट नहीं होता है, कर्नल तो अपने जालक स्थान में फिक्स होंगे, पर हाँ जहां फिक्स है वहां पर ये ऐसे वाइब्रेशन करेंगे। तो देखो ये कर्नल का वाइब्रेशन हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कर्नल अगर वाइब्रेशन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसमें प्रतिरोध तो उत्पन्न होगा नहीं होगा, तो यहाँ जो प्रतिरोध है उसका उत्पन्न होता है इस कर्नल के कंपन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रतिरोध का कारण क्या है, कर्नल के कंपन, और इधर प्रतिरोध का कारण होता है अंतरायनिक आकर्षण बल और माध्यम की विस्कोसिटी। ठीक है, चले अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इधर ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाएंगे तो कर्नल के कंपन और तेज तेज हो जाएंगे, कर्नल के कंपन तेज होंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए बोल दिया जाता है जो धातु चालक होता है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जबकि अगर इधर ताप बढ़ाते हैं ना तो आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, तो आयन का मूवमेंट ज्यादा होगा, मतलब प्रतिरोध कम होगा। तो सीधी सीधी बात ये, जो धातु चालक है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत अपघटनी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो लिख भी दिया हमने। फोर्थ पॉइंट, प्रतिरोध कर्नल के कंपन के कारण होता है, इधर फोर्थ पॉइंट लिखा हमने, प्रतिरोध अंतर आयनिक आकर्षण बल तथा माध्यम की श्यानता के कारण होता है। इधर पांचवा पॉइंट लिखा हमने, ताप बढ़ाओगे तो कर्नल के कंपन बढ़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। इधर हमने लिखा ताप बढ़ाएंगे तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होता है। ठीक है, दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर हम आपको बताएंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो जो फैराडे के नियम होते हैं ना वो बेसिकली विद्युत अपघटनी चालक के लिए लागू होते हैं, धातु चालक के लिए लागू नहीं होते। तो धातु चालक में लिख दिया हमने फैराडे के नियम की पालना नहीं करता है, क्योंकि फैराडे का नियम बना ही विद्युत अपघटनी चालक के लिए। इधर लिख दिया हमने फैराडे के नियम की पालना करता है। हाँ, जो ओम का नियम है, ओम का नियम तो धातु चालक के लिए भी लगेगा और विद्युत अपघटनी चालक के भी लगता है। तो ओम का नियम तो दोनों के लिए लगाते हैं। ओम का नियम होता है ना V = IR, वो दोनों में लगता है। ठीक है, चलिए जी, हमने आपको धातु चालक और विद्युत अपघटनी चालक के बारे में बता दिया। धातु चालक की जगह धात्विक चालक की वजह से जो कंडक्शन होगा, जो चालन होगा उसको बोल दिया जाता है धात्विक चालन, और विद्युत अपघटनी चालक की वजह से जो चालन होगा उसको बोल दिया जाता है विद्युत अपघटनी चालन। अब इस चैप्टर के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी चालन। हेडिंग लिखा हमने विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी चालन, ये लीजिए विद्युत अपघटनी चालन ले लिया। ठीक है, ये जो विद्युत अपघटनी चालन है इसके अंदर कुछ डिफरेंट टर्म्स काम में आती है, तो हमने लिख दिया डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स। इसके अंदर सबसे पहले जो टर्म है वो हमारे पास में प्रतिरोध, प्रतिरोध को बोल दिया जाता है रेसिस्टेंस, इसको R से लिखा जाता है। ओम का नियम सभी बच्चे जानते हैं, V = IR होता है, V समानुपाती I होता है, V = IR, ये V = IR ये ओम का नियम है। यहाँ पर V क्या है, विभवांतर वोल्ट में लेना है, I धारा है एम्पेयर में लेना है, और R इसका प्रतिरोध होता है, इसकी इकाई होती है ओम, ये तो सबको ही पता है। चले जी, दूसरा डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स है ना, इसके अंदर 1 बाय 1 करके बात करें। पहला हमने प्रतिरोध लिया, दूसरा लिया हमने विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोल दिया जाता है स्पेसिफिक कंडक्ट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको इस टाइप से सिंबल बनाते हैं, इसको बोल दिया जाता है रो, रो सिंबल बोला जाता है। ठीक है,
एक फॉर्मूला होता है धातु चालक के अंदर, आपको बता दिया जाता है आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ऐसे बोला जाता है कि जो प्रतिरोध होता है ना, धातु चालक के अंदर बताते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी से फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला याद करें आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर आर क्या है, तो आर तो प्रतिरोध है, रो की बात करें रो विशिष्ट प्रतिरोध है। अब एल क्या है और ए क्या है, इसके बारे में समझा देता हूं। एल और ए, देखो हमने क्या किया, हमने जो दो इलेक्ट्रोड ले लिए, ये तो पात्र है, ये पात्र है, इसमें दो इलेक्ट्रोड ले लिए, दो इलेक्ट्रोड बना दिए, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा। इन दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी, ये जो दूरी है इसको एल बोल दिया जाता है। तो यहाँ जो एल है ना, एल लेना दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी, यहाँ एल चालक तार की लंबाई नहीं बोलना, क्योंकि हम धातु चालक के लिए बात नहीं कर रहे, हम विद्युत अपघटनी चालक के लिए बात करें। और विद्युत अपघटनी चालक के अंदर तार की लंबाई कैसे होगी, क्योंकि यहाँ तो चालक, जैसे यहाँ तो चालक तो विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। तो यहाँ जो एल है ना, फॉर्मूला वो का वही है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला मैंने वो का वही लगा दिया जो धातु चालक के लिए होता है, ये फॉर्मूला विद्युत अपघटनी चालक के लिए लग जाता है। बस एल और ए का मीनिंग चेंज होगा। वहाँ जो धातु चालक है वहां पर एल का मतलब होता है तालक चार की लंबाई, और जो विद्युत अपघटनी चालन है इसमें एल का मतलब है दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी, ये दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी एल होता है। और जो ए है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जैसे ये इलेक्ट्रोड है ना, तो ये जो एरिया है इसको बोल दिया एल, ये हो गया ए, ये एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। आपको एक बात बता देता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोड का जो एरिया है इसको दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू एल कर दूं ना, तो क्या आएगा आयतन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो विलयन भरा हुआ है उसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो ये आगे मेरे काम आएगा। मैं एरिया को एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो समझ लेना कि दो इलेक्ट्रोड के मध्य जो आयतन भरा हुआ है, जो विलयन भरा हुआ है, उसका आयतन निकाल लिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर हम बोल रहे हैं इफ एल बराबर 1 सेंटीमीटर, एल 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अभी बोला ना वी बराबर क्या होगा, ए इंटू एल होगा। एरिया क्या ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल आपने लिया 1 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी एक तरह से आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक बन गया। तो इस फॉर्मूले में एल की जगह 1 रखो, ए की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखो, तो रो बराबर आर आ जाता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। अब कौन सा प्रतिरोध होता है, तो वैसे बोल सकते हैं जो किसका प्रतिरोध हो, आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो वैसे बोल सकते हैं ना, हम ऐसे बोले 1 सेंटीमीटर क्यूबिक अथवा 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक को हो या 1 मिलीलीटर को या 1 सीसी को बात की है, हम ऐसे बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक अथवा 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो आप तो सीधी सीधे डेफिनेशन याद रखो, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक या जो 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध है उसको विशिष्ट प्रतिरोध बोल दिया जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट देखें, आर बराबर रो एल अपॉन है, तो यहाँ से रो क्या होगा, आर इंटू ए अपॉन एल ये होगा। आर की इकाई की बात करें तो ये तो ओम आता है, ए होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और एल होगा सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा ओम सेंटीमीटर। तो हम बोल देंगे जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसकी इकाई बनती है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। यहां पर मैं एक टर्म और बताता हूं जिसको बोल दिया जाए सेल नीयतांक। ऐसा बोला जाता है अगर आपने एक बार विद्युत अपघटनी सेल बना लिया, विद्युत अपघटनी सेल बनाने का मतलब आपने एक पात्र लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दे, एक बैटरी लगा दी, तो ये एक विद्युत अपघटनी सेल हो गया। ऐसे बोलते हैं अगर हमने एक बार विद्युत अपघटनी सेल बना लिया तो उसके दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी और जो इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात होगा एल अपॉन ए, उसका मान थ्रू आउट द इलेक्ट्रोड या थ्रू आउट द सेल लाइफ, जब तक सेल रहेगा उसका अनुपात का मान नियत होता है। तो उस अनुपात को बोल दिया जाता है सेल नियतांक। सेल नियतांक जी स्टार, सेल नियतांक सेल कांस्टेंट, तो सेल नियतांक जी स्टार बराबर होता है एल अपॉन ए। क्या बात समझ में आ गई? एक बार हमने विद्युत अपघटनी सेल बना लिया तो दो इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी और इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसका अनुपात, दोनों का अनुपात हमेशा नियत होता है और वो जो अनुपात है उसी अनुपात को बोल दिया जाए सेल नियतांक। तो ध्यान रखना सेल नियतांक होता है एल अपॉन ए और इसकी इकाई एल सेंटीमीटर और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेल नियतांक की इकाई बन जाती है सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी इकाई बनती है। ठीक है, तो कंडक्टेंस टर्म्स बता रहा था, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो टर्म है वो आ जाता है चालकत्व, इसको बोल दिया जाता है कंडक्टेंस जी लिखा जाता है। कंडक्टेंस जी क्या होता है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसको कंडक्टेंस जी बोल दिया जाता है, यानी जी बराबर होता है 1/r, इकाई लिखी जाएगी 1/r। तो 1/r का मतलब इसकी इकाई बनती है ओम का इनवर्स, इसका इनवर्स किया जाए तो ये बनेगा MHO, इसको बोल दिया जाता है मो, या इसको लिख दिया जाता है
साइमंस, इसको एस से लिख दिया जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस होता है, जो चालकत्व होता है जी, इसकी इकाई होती है, या तो आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं मो, या इसको बोल दिया जाता है साइमंस, कैपिटल है साइमंस बोल दिया जाता है, इसकी इकाई होगी। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको कंडक्टिविटी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको कंडक्टिविटी बोल दिया जाता है। अब ये क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा ना, देखो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोला कंडक्टेंस। तो इसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसको बोल दिया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो पहली बात तो ये कि इसको लिख दिया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, ठीक। देखो R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ना, और इसको लिख दिया जाता है इससे, इस सिंबल के से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो के कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा, कप्पा इक्वल टू होता है 1 बाय रो, ये लिखा जाता है। इस टाइप से के बनाया जाता है, और जो कोई बनाए इसको के नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाता है कप्पा, के ए डबल पी ए, कप्पा बोल दिया जाता है। तो कप्पा होता है विशिष्ट चालकता, या इसको बोल दिया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको बोल दिया जाता है कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो फॉर्मूला बनाता हूं। R बराबर रो एल अपॉन ए होता है, इसको रीअरेंज किया तो 1 बाय रो इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए। तो 1 बाय रो को तो क्या बोलते हैं, अभी बोला ना, इसको तो बोलते हैं कंडक्टिविटी या कप्पा। तो इसको तो लिखा हमने कप्पा, ये कप्पा लिख दिया। 1 बाय R को भी बोला था कंडक्टेंस, चालकत्व, तो इसकी जगह जी लिख दिया है, और एल अपॉन ए सेल नियतांक बताया था, तो कप्पा इक्वल टू होता है जी इंटू जी स्टार। के को बोल दिया कप्पा, कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकता, जी का मतलब चालकता, और जी स्टार का मतलब सेल नियतांक। मतलब चालकता को अगर सेल नियतांक से गुणा कर दे, चालकता को अगर सेल नियतांक से गुणा कर दे, तो हमारे पास आ जाती है विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, कप्पा इक्वल टू वाला जी इंटू जी स्टार को लिखा मैंने एल अपॉन है। फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूं, इफ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो आयतन है, वॉल्यूम, वो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो फॉर्मूले में क्या करो, एल की जगह 1 सेंटीमीटर रखो, एरिया की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखो, तो कप्पा इक्वल टू जी आ रहा है ना, कप्पा इक्वल टू जी। इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या है, तो हम बोलेंगे कंडक्टिविटी एक प्रकार की कंडक्टेंस ही होती है। पर कौन सी कंडक्टेंस होती है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक विद्युत अपघट्य विलयन की होगी। तो सीधी सीधी बात है भैया, ये आपने एक विद्युत अपघट्य का विलयन तैयार किया, उसका आपने 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आयतन निकाल लिया। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आयतन है, उसका जो प्रतिरोध होगा उसको तो बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, और उस 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का जो कंडक्टेंस होगा उसको बोल दिया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक अथवा 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसकी इकाई की बात करें, कप्पा की इकाई, कप्पा बराबर है 1 बाय रो इंटू एल अपॉन ए, इकाई 1 अपॉन रो। इसको लिख सकते हैं हम ओम इनवर्स, एल अपॉन ए सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी इकाई बनती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको लिखा जा सकता है मो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास में कप्पा की इकाई आ जाती है। ठीक है, अब पांचवी टर्म है हमारे पास तुल्यांक की चालकता, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको लिखने का तरीका देखो, ऐसा एरो बनाया जाता है, इसके नीचे लिख दिया जाता है ई क्यू, इसको बोलेंगे तुल्यांक की चालकता। ऐसा एरो बना के इसके नीचे लिखेंगे एम, इसको बोलेंगे मोलर चालकता। ये मोलर चालकता है और ये तुल्यांक की चालकता है। अभी हम बात करेंगे तुल्यांक की चालकता की, उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे मोलर चालकता की। तो पहले सिंबल समझ में आना चाहिए। तुल्यांक की चालकता बता दिया। ठीक है, देखो अब तुल्यांक की चालकता क्या है, तो हमने क्या किया, हमने एक पदार्थ लिया, और पदार्थ ले लिया हमने, पदार्थ क्या मतलब एक हमने विद्युत अपघट्य लिया, ये समझना, ये मैंने एक विद्युत अपघट्य ले लिया है। ये विद्युत अपघट्य मेरे को लेना है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक ही लेना है विद्युत अपघट्य। यह फिक्स है, 1 ग्राम तुल्यांक ही विद्युत अपघट्य लेना है। इस 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को लेकर हमने एक विलयन बना लिया। सपोज जो विलयन बना उसका आयतन है V मिलीलीटर। हमने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य लिया, इस 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को लेकर इसका आयतन बना लिया, विलयन बनाया। सपोज इसका विलयन हम बन गया V मिलीलीटर, तुम क्या बोलते हैं,
अभी 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य आप उसका विलयन बनाओगे तो विद्युत अपघट्य आयन तो देगा ना, तो ये 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य जितनी भी आयन देगा उनकी जो कुल चालकता है उस कुल चालकता को बोलेंगे उसकी तुल्यांक की चालकता। देखो लिखिए डेफिनेशन, दिए गए विलयन के आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य द्वारा त्यागे गए सभी आयनों की कुल चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। मैंने मान लिया कि जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य ये इस VML में घुला हुआ है, ठीक है। अब अभी भी क्या बताता, 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को बोला था कप्पा। 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को बोला कप्पा। 2 मिलीलीटर के 2 कप्पा, तो अगर V मिलीलीटर है तो V मिलीलीटर को क्या बोलेंगे, तो कप्पा इंटू V। तो इससे बोल सकते हैं अगर कप्पा को इस V से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी तुल्यांक की चालकता आ जाएगी। तो हम इससे बोल सकते हैं तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये लिखा हमने, तुल्यांक की चालकता बराबर कप्पा इंटू V मिलीलीटर में आ गया। मैंने मान लिया, माना 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य V मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है, मैंने आपको बता दिया। अभी भी क्या समझाया था, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन, 1 मिलीलीटर की चालकता को बोला कप्पा, तो VML को क्या लिखेंगे, कप्पा इंटू V। तो फॉर्मूला बन गया तुल्यांक की चालकता बराबर कप्पा इंटू V। अब यहाँ V क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ V ऐसे विलयन का आयतन है जिसके अंदर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। VML क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन का आयतन होता है। ये जो फॉर्मूला बनाया ना हमने, तुल्यांक की चालकता बराबर कप्पा इंटू V, ये तो एक सामान्य सूत्र बना दिया। ये तो हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बना दिया। अब हम सामान्य सूत्र बनाना चाहते हैं। सामान्य सूत्र बनाने के लिए मैंने मान लिया हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसकी नॉर्मलता n है। माना विलयन की नॉर्मलता n का मतलब ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो n ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर का मतलब क्या हुआ कि n ग्राम तुल्यांक एक तरह से 1 लीटर में घुला हुआ, ये मतलब हुआ n ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उपस्थित है बराबर 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर में। 1 ग्राम तुल्यांक किस में होगा, तो 1000 अपॉन n मिलीलीटर में। तो 1000 अपॉन n क्या आया, 1000 अपॉन n उस विलयन का आयतन आया जिसके अंदर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। और हमने क्या बोला, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य जिसमें घुला हुआ है उसको तो हमने V मान लिया है। एक तरह से देखा जाए तो 1000 अपॉन n हमारे V का मान आ गया, तो V बराबर आ गया 1000 अपॉन n। तो क्या करते हैं, ये जो V का मान है 1000 अपॉन n इस फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा तुल्यांक की चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ये लिखिए, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तुल्यांक की चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। अब आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तो जब भी तुल्यांक की चालकता की कैलकुलेशन करनी हो, उसकी गणना करनी हो, उसका मान निकालना हो, तो फॉर्मूला याद कर लो। तुल्यांक की चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। इसकी इकाई के बारे में बात करें, तुल्यांक की चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। कप्पा की बात करें तो कप्पा क्या हुआ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो कप्पा हो गया n नॉर्मलता है। अभी बताया था नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तो यहाँ क्या आएगा, ग्राम तुल्यांक तो यहाँ आ गया, ऊपर लीटर आएगा। अब फॉर्मूले 1000 भी है, लीटर को 1000 से गुणा किया। आपको पता है लीटर को 1000 से गुणा करते हुए सेंटीमीटर क्यूबिक में बदल जाता है, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया सेंटीमीटर क्यूबिक है, सेंटीमीटर क्यूबिक लिख दिया। ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ये सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो दोनों सोल्व होके ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इकाई क्या बनी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर 2 और ग्राम तुल्यांक -1। या इसको लिख सकता हूं मैं मो सेंटीमीटर 2 तुल्यांक -1, या इसको ये भी लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर 2 इक्विवेलेंट इनवर्स तुल्यांक -1। ये हमारे पास में तुल्यांक की चालकता की इकाई होती है। अब जिस प्रकार से मैंने तुल्यांक की चालकता बताई, एग्जैक्टली ऐसे कैसे हम आपसे मोलर चालकता की भी बात कर रहे हैं। मोलर चालकता क्या होगी, तो वहां तो क्या बोला था 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य लेना है, तो उसकी जगह यहाँ बोल देंगे 1 मोल विद्युत अपघट्य लेना है। तो क्या करना है, आपको 1 मोल विद्युत अपघट्य लेके और उसका विलयन तैयार करना है। देखिए वही तरीका है, हमने 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया, उसका विलयन तैयार किया। सपोज उस विलयन का आयतन 20 मिलीलीटर है। 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन के सभी आयनों की कुल चालकता मोलर चालकता कहलाती है। वही तरीका, 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया, आपने उसका विलयन बनाया, सपोज उसका आयतन 20 मिलीलीटर है, तो क्या लिखोगे, मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 20 मिलीलीटर। यहाँ पर V क्या है, तो V 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन का आयतन होता है। वही तरीका, ये तो फॉर्मूला स्पेसिफिक हो गया, एक सामान्य सूत्र बनाना है। तो मैंने मान लिया हमारे पास एक विलयन है जिसकी मोलरता का मान कैपिटल M है। माना विलयन की मोलरता M, और मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। इसका मतलब M मोल विद्युत अपघट्य 1 लीटर में घुला हुआ है। M मोल विद्युत अपघट्य 1 लीटर का 1000 ml में घुला हुआ है।
एक मोल किस में घुलेगा, तो 1000/m में घुलेगा, तो 1000/m क्या आ गया, तो V का मान आ गया, तो V बराबर हो जाएगा 1000/m, तो इस V की जगह 1000/m रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000/m। आप देख सकते हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में बस इतना सा अंतर है, तुल्यांकी चालकता के अंदर नॉर्मलता का भाग लगता है और मोलर चालकता में मोलरता का भाग लगा, फॉर्मूला सेम ही तो है। मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000/M। अब मोलर चालकता की इकाई की बात करें, कप्पा सेम वो सेकंड की इकाई है, कप्पा की जगह लिखा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और मोलरता को लिखा मोल प्रति लीटर और 1000 से गुणा हुआ तो लीटर इंटू 1000 की जगह लिख दिया सेंटीमीटर क्यूबिक, ये लीजिए तो ये बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर टू मोल -1। ओम इनवर्स को ये भी लिख सकता हूं मो सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स, मो की जगह ये भी लिखा जा सकता है साइमन सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स। ये आपकी मोलर चालकता की इकाई आ गई। अब हम देखें तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन तुल्यांकी चालकता एंड मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000/n, ठीक है। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो इसकी जगह लिखा मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये जो है ये बन गया मोलर चालकता, इसकी जगह लिखा मोलर चालकता और वैलेंस फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन गया मोलर चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये आ जाएगा। आप ये भी समझते होंगे वैलेंसी फैक्टर का मान कम से कम 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मोलर चालकता है उसका जो न्यूनतम से न्यूनतम मान होगा वो तुल्यांकी चालकता के बराबर होगा या फिर हमेशा उससे ज्यादा होगा। हमेशा याद रख लेना मोलर चालकता का जो मान है वो कभी भी तुल्यांकी चालकता से कम नहीं होता है, ठीक है। चलिए जी, अब ये आपको डिफरेंट टर्म्स के बारे में बता दिया। अब आपको ये बता देते हैं ये जो विद्युत अपघटनी चालकता है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये विद्युत अपघटनी चालकता है किन किन कारक पे डिपेंड करती है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है अंतर आयनिक आकर्षण बल। ऑब्वियस बात है आयनों के मध्य आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा तो आकर्षण बल ज्यादा होगा तो उनकी मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी इसका मतलब चालकता भी कम होगी। तो बोल सकते हैं इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो मोबिलिटी ऑफ आयन, आयन की मोबिलिटी कम होगी, आयन की मोबिलिटी कम होने का मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, ऐसे वस्तु कंडक्टेंस का मान कम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा फैक्टर आता है इसमें शांतता, जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। बोलते ना मीडियम जितना ज्यादा विस्कस होगा, विस्कस का जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसके अंदर मोबिलिटी कम होगी, तो विस्कोसिटी ज्यादा, शांतता ज्यादा तो आयन की मोबिलिटी कम, मोबिलिटी कम तो कंडक्टेंस भी कम। चलिए तीसरा फैक्टर हमने ले लिया विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति में आपने विद्युत अपघट्य प्रबल लिया या दुर्बल लिया तो भी सी बात है, अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य उसका वियोजन कम होगा, प्रबल का 100% वियोजन होगा, तो मैं से बोल सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता का मान हमेशा ही दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता से अधिक होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता का मान दुर्बल विद्युत अपघट्य से अधिक होता है। तो एक तो आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य दे रखा हो, एक प्रबल विद्युत अपघट्य दे रखा हो, आपसे पूछा जाए दोनों में से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रबल विद्युत अपघट्य की कंडक्टेंस दुर्बल विद्युत अपघट्य से ज्यादा होती है, ठीक है। अगला फैक्टर है विलायकन या जलयोजन। अब आप समझे विलायकन और जलयोजन का मतलब क्या, आपने एक लवण को जल में डाला तो लवण का धनायन होगा ऋणायन होगा। जैसे मान लो NaCl की बात करें, NaCl को जल में डाला तो NaCl का धनायन ये Na+ आयन हो गया। जल में डालोगे तो लवण का जो धनायन है वो क्या करेगा, जल एक पोलर सॉल्वेंट होता है तो उसके जो जल है, जल का जो पोलर सॉल्वेंट है ना, तो जो लवण का धनायन है वो क्या करेगा, जल के अणुओं को अपनी ओर खींचेगा। ये लीजिए ये जल के अणुओं को खींच लिया, पोलर सॉल्वेंट है ध्रुवीय मिला के ये जल के अणुओं को खींच लिया इस प्रकार से। ऐसा हो सकता है ये जो जल के अणु है, इन जल के अणुओं ने क्या किया, हमारा जो धनायन था धनायन को चारों तरफ से इस प्रकार से घेर लिया और जल के अणु द्वारा धनायन को इस प्रकार से घेरने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को बोल दिया जाता है जलयोजन, इसको बोल दिया जाता है विलायकन। विलायकन एक सामान्य नाम है, अगर विलायक के रूप में जल काम में लिया तो उसको बोल दिया जाता है जलयोजन और इसको बोलेंगे जलयोजन। अब जलयोजन में क्या होगा, हमने बोला जलयोजन ज्यादा होगा, जलयोजन ज्यादा का मतलब वो जो धनायन है उस धनायन ने ज्यादा से ज्यादा जल के अणु को अपनी ओर खींच लिया। अगर ज्यादा से ज्यादा जल के अणु उसके आके चिपक जाएंगे तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ जलयोजन ज्यादा तो कंडक्टेंस कम। लिखा हमने विलायकन अगर ज्यादा होगा तो आयन की मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगी, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना
सॉल्वेशन का मतलब विलायकन, सॉल्वेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस का मान कम होता है। अब पांचवा फैक्टर हमने ले लिया ताप टेम्परेचर। आपने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी आपने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने से आयनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कमजोर होगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा, यानी ताप बढ़ाने पर कंडक्टेंस का मान बढ़ता है। देख लीजिए, ताप का मान बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंट्राआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसके कम होने की वजह से आयन की मोबिलिटी बढ़ेगी, यानी कंडक्टेंस का मान बढ़ता है। तो सीधा सीधा ध्यान रखें, अगर ताप का मान बढ़ाते हैं, ताप का मान बढ़ाते हैं तो ताप का मान बढ़ाने से कंडक्टेंस जी का मान बढ़ता है। ये लीजिए, जी का मान बढ़ेगा। छठा फैक्टर हमने ले लिया तनुता। तनुता का मतलब समझ में आना चाहिए। तनुता का मतलब है आपने एक विद्युत अपघट्य का विलयन तैयार कर लिया, विलयन बनने के बाद उसमें दोबारा से विलायक मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है तनुता। देखो, जलयोजन में और तनुता में डिफरेंस होता है। जलयोजन में क्या होगा, तो आपने लवण के अंदर जल को मिलाया, लवण के अंदर जल को मिलाया तो जो लवण का धनायन है वो जल के कांटेक्ट में आएगा, इसको बोलेंगे हम ये, या जलयोजन होगा। अब एक बार क्या हुआ, विलयन तैयार हुआ, विलयन बनने के बाद में अगर दोबारा से आप विलयन बनने के बाद अगर आप दोबारा से उसके अंदर विलायक मिला रहे हो तो उसको बोला जाता है तनुता। तो तनुता का मतलब एक बार विलयन बनने के बाद दोबारा से विलायक मिलाने की प्रक्रिया। तो जब ऐसा करते हैं तो तनुता का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, और लवण में अगर जल मिलाते हैं तो वहां तनुता का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, वहां पर हम लगाएंगे जलयोजन, जलयोजन का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो दोनों अलग अलग चीजें होती है। तनुता होगा कब, एक बार विलयन बनने के बाद फिर तनु कर सकते हो ना। अगर विलयन ही नहीं बनेगा तो तनु कैसे करोगे, इसका मतलब प्राइमरी फिनोमिना विलायकन या जलयोजन होता है, और जो तनुता है वो सेकेंडरी फिनोमिना है। पहले तो ये होगा, तनुता तो बाद में होगी। ठीक है, अब तनुता में भी क्या करते हैं, तनुता के अंदर भी हम आपको, तनुता के अंदर भी इसमें भी 3 पॉइंट बताऊंगा मैं एबीसी करके। पहला पॉइंट तो ये लिया, हम बात करेंगे कि तनुता बढ़ाने पर एक तो हम बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस का मतलब जी के बारे में, जी का क्या होगा। दूसरा हम बात करेंगे कप्पा के बारे में, कप्पा का क्या होगा। और तीसरा हम बात करेंगे तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता, इन दोनों का एक जैसा होता है। इन 3 पॉइंट लेंगे। तो ए पॉइंट में ये देखेंगे तनुता बढ़ाने से जी का क्या होगा, दूसरे पॉइंट में ये देखेंगे तनुता बढ़ाने से कप्पा का क्या होगा, और तीसरे पॉइंट में देखेंगे तनुता बढ़ाने से तुल्यांकी और मोलर चालकता क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे जी के बारे में, तनुता बढ़ाने से जी का क्या होता है। तो हमने ए पॉइंट लिखा, तनुता डायल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस जी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसका कारण समझा रहे हैं। कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया हमने प्रबल विद्युत अपघट्य, और इधर ले लिया हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल और दुर्बल को अलग अलग ले लेते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य का जैसे NaCl का विलयन ले लिया, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर हमने एसिटिक एसिड का विलयन ले लिया, दोनों को समान रूप से तनु कर रहे थे। अब प्रबल विद्युत अपघट्य को तनु किया, प्रबल का मतलब उसका वियोजन पहले से 100% है, तो वियोजन तो पहले ही 100% है। अब आप उसको तनु करोगे तो तनु करने से होगा क्या, आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ेगा। तो आयनों के मध्य आकर्षण बल कमजोर पड़ेगा, उसकी वजह से आयन की गतिशीलता बढ़ेगी, यानी एक तरह से उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्य को तनु करने पर कंडक्टेंस तो बढ़ी, पर उसका कारण क्या है, आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कमजोर पड़ गया। देखो उधर आप तनुता बढ़ा रहे हो तो इंट्राआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस तो बढ़ गई। दुर्बल में चले, दुर्बल विद्युत अपघट्य को जैसे हमने तनु किया, दुर्बल विद्युत अपघट्य को तनु करते ही ओस्टवाल्ड का नियम याद आ गया। ओस्टवाल्ड क्या बोलता है, अगर आप किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन को तनु करते हो तो उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी वही होगा, तनुता बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा अल्फा बढ़ेगी। अगर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। अच्छा, इधर भी क्या होगा, आकर्षण बल तो इधर भी कमजोर होगा, पर यहाँ आकर्षण बल की तो कमजोर उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, पर यहाँ पर उसके साथ साथ वियोजन की मात्रा भी बढ़ रही है। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्य, एक हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य, दोनों को तनु करेंगे, कंडक्टेंस दोनों की बढ़ेगी, पर बढ़ने का कारण दोनों में अलग अलग है। प्रबल में क्यों बढ़ी, क्योंकि इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। दुर्बल में क्यों बढ़ी, अट्रैक्शन तो कम हुआ ही सही, उसके साथ में वियोजन की मात्रा भी बढ़ी। इसका मतलब कंडक्टेंस प्रबल विद्युत अपघट्य भी बढ़ेगी, कंडक्टेंस दुर्बल विद्युत अपघट्य भी बढ़ेगी।
अगर आपसे बोला जाए एक आपके पास दुर्बल विद्युत अपघट्य का विलयन है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन है, दोनों को समान रूप से तनु किया जाए तो कंडक्टेंस के बढ़ने की दर किसमें ज्यादा होगी, दर किसमें ज्यादा होगी, तो बोलेंगे दर तो दुर्बल में ही ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ अल्फा भी बढ़ रहा है। लिखा हमने प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन को समान रूप से तनु करने पर चालकता दोनों की बढ़ती है, पर बढ़ोतरी की दर दुर्बल विद्युत अपघट्य में अधिक होती है। रीजन मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, ये तो हो गया ए पॉइंट। अब इसका बी पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है।